Hello student, class 9, chapter 2, constitutional design. Clear? संविधान का डिजाइन. So, making of the Indian Constitution. अब भारत का संविधान कैसे बना? साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में, वहाँ की इंसिडेंट्स के बारे में हमने ओवरव्यू लिया, पूरा अध्ययन किया, उसके बारे में पूरी स्टडी करी. क्योंकि ताकि हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ सके कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एग्जिस्ट में लाया गया. ठीक है, इसके लिए हमने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ा. अब बारी आती है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं. तो द पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन. अब भारत के संविधान का क्या रास्ता रहा, कैसे वो संविधान अस्तित्व में आया, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, क्लियर, उस सब के बारे में अब पढ़ेंगे. So, despite all these difficulties, मतलब बहुत सारी परेशानियां थी, उन परेशानियों को छोड़कर अगर उनको एक तरफ कर दें, देयर वाज वन बिग एडवांटेज. एक सबसे बड़ा एडवांटेज था. हम हैं पेज नंबर 45 पे, द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. उसके पहले वाला पैराग्राफ लास्ट क्लास में हो चुका था. क्लियर. सो द डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, कई सारी डिफिकल्टीज थी कि इंडिया के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी है, इंडिया के अंदर जो है वो डाइवर्सिटीज है, इंडिया के अंदर जो है वो कई सारे लोग अब इनिशियल स्टेज पर जब आजाद हुए तो अब वो गुलामी, जब पहले तो हम अंग्रेज से गुलाम थे, तो अब इंडिया के लोग जो है वो गुलामी से बाहर आ रहे, तो उनकी दे हैव हाई होप्स from our new constitutions, from our new government, जो सबसे पहली और नई सरकार बनने वाली है. अब वे चाहते हैं कि जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शोषण किया, उन सब शोषण की पूर्ति हो जाए, और अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने, एक ऐसी सरकार बने जिससे हमारी सारी दुविधाएं दूर हो जाए, सारी समस्याएं दूर हो जाए. तो इस तरह से कई सारी डिफिकल्टीज थी हमारे सामने, पर इन सारी डिफिकल्टीज के अलावा हमारे पास में एक एडवांटेज था, और वो क्या था? डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. भारत के संविधान को बनाने वाले लोगों के लिए एक एडवांटेज था, और वो कौन सा था? Unlike South Africa, they did not have to create the consensus about what a democratic India should look like. चूंकि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में निर्माण के दौरान ही वे कई सारे कंक्लूजन तक पहुंचे, जिसमें व्हाइट माइनॉरिटी ने भी कुछ अपनी तरफ से जो है वो मताधिकार या अपनी तरफ से वे कुछ राइट्स चाहते थे, उनमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, और जो ब्लैक मेजोरिटी थी उन्होंने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया. फिर दोनों ने कॉम्प्रोमाइज करके, जो दोनों ने नेगोशिएशंस करके वे एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचे, स्पेसिफिक रूल्स तक पहुंचे, जहां पर वे दोनों एग्री थे. पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था. तो कैसा था? तो ऐसा था, they did not have to create a consensus about what the democratic India should look like. मतलब संविधान के निर्माणकर्ताओं के आगे ये सवाल नहीं था कि नवीन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. ये क्वेश्चन उनके सामने नहीं था, क्योंकि उनकी रूपरेखा जो है वो पहले से ही बन चुकी थी, और उसके बारे में आगे दे रखा है. क्या दे रखा है? मच ऑफ दिस कॉन्सेंसस हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. जब भारत को आजाद करने की, मतलब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब संविधान के निर्माण के बारे में कुछ जो बेसिक्स थे वे पहले से ही क्लियर हो चुके थे
कि भारत का संविधान मूल रूप से, आधारभूत रूप से, फंडामेंटली, बेसिक रूप से ऐसा होना चाहिए। ये चीज क्लियर थी। तो ऐसा नहीं था कि उनको ए से स्टार्ट करना है, इनके लिए जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो प्रारंभिक, जो बेसिक रूपरेखा है वो संविधान के, भारत की आजादी के जो संघर्ष के दौरान ही, जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके दौरान ही जो है वो प्रारंभिक चीजें स्पष्ट हो चुकी थी। कब हो चुकी थी, कैसे हो चुकी थी, वो धीरे धीरे आगे आएगा। सो a national movement was not merely a struggle against foreign rules। हमारा जो नेशनल स्ट्रगल था, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, वो खाली अंग्रेजों के खिलाफ ही राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, तो और किस किस के लिए था? इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल टू द रिजुवेनेट और कंट्री। वह हमारे भारत के पुनरुत्थान के लिए, मतलब वापस भारत एक जब विश्व गुरु था भारत, तो भारत वापस उस स्टेज तक पहुंचे, इसके लिए भी था। और किसके लिए था? एंड टू ट्रांसफॉर्म और सोसाइटी एंड पॉलिसी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर कई सारी जो चीजें उस समय अंधविश्वास थे, कई सारे जो है वो डिटरमिनर्स थे जो इस बारे में इस चीज को प्रोवोक करते थे। तो हमारे समाज सुधार और कई समाज सुधारक भी हुए, आर्य समाज की स्थापना हुई और इस सब के बारे में आप जानते हैं। तो कई समाज सुधारक भी हुए। तो ये एक तरह से पूरी इंडियन सोसाइटी को भी और इंडियन पॉलिटिक्स को क्या करने के लिए? ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उनको परिवर्तित करने के लिए टूवर्ड्स इंडिया के भले के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी ये स्ट्रगल था। ये स्ट्रगल केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने के लिए नहीं था, ये भारत के अंदर अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए भी था। जैसे आप खुद जानते हैं कि सोसाइटी रिवॉल्वर्स भी बहुत हुए, समाज सुधारक भी बहुत हुए। उन्होंने समाज के अंदर उन्होंने दहेज प्रथा को, सती प्रथा को और कई प्रथाओं को जो है वो दूर करने के लिए उन्होंने भी बड़ी बड़ी भागीदारी निभाई थी। तो हमारा जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे वो केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं थे, वे भारत के पुनरुत्थान के लिए भी थे, भारत को वापस स्टैंड करने के लिए भी थे और सोसाइटी के अंदर और पॉलिटिक्स को भी वापस रिवेन्यूएट करने के लिए भी थे। क्लियर? सो एंड देयर वाज शार्प difference of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence। अब हालांकि भारत की आजादी के बाद में भारत किस रास्ते पर चलेगा, मतलब भारत का संविधान, भारत के लोग, भारत की पॉलिसी क्या होगी, भारत की नीति क्या होगी, कुल मिलाकर भारत किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उसके बारे में भी उस समय भी बहुत सारे लोगों के बीच में तीखे मतभेद थे। मतलब लोग जो है, लोगों के आपस में क्या थे? मतभेद थे। लोग आपस में अलग अलग विचारधाराओं वाले थे। ठीक है? सो सच डिफरेंस एग्जिस्ट इवन टुडे। और ये जो डिफरेंसेस है, ये जो विचारधाराओं का मतभेद है, ये जो विचारधाराओं के अंदर जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो कुछ और होता है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कुछ और होता है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वो अपने मैनिफेस्टो को, अपने पॉलिसी, वो अपने रूल पर काम करती है, और जब कांग्रेस आती है तो कांग्रेस अपने अकॉर्डिंग काम करती है। वैसे अब आज की डेट में भी उन दोनों के विचारधाराओं के बीच मतभेद है। बीजेपी कुछ और चाहती है, कांग्रेस कुछ और चाहती है, और भी कई सारी पार्टीज है, उन सबकी विचारधाराओं में अलग अलग मत है, इसलिए वो एग्जिस्ट करती है, इसलिए उनका खुद का एग्जिस्टेंस है। ठीक है? सो ये सारे डिफरेंसेस हमें आज भी देखने को मिलते हैं, जो कि संविधान के जो निर्माण से भी पहले जो भारत का आजादी का संघर्ष चल रहा था, उस समय भी लोगों के दिमाग में थे कि जब हम आजादी को प्राप्त कर जाएंगे तब कौन से रास्ते पर चलेंगे। उस समय भी लोगों के दिमाग में मतभेद थे और आज भी हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone। पर फिर भी कुछ बेसिक आइडियाज संविधान के थे जिनके बारे में सभी जो लोग थे वो एक मत हो गए थे।
ठीक है। ऐसा नहीं था कि ए से लगाकर जेड तक सभी लोग जो है वो बिल्कुल सभी के बीच में मतभेद है, सब लोग बिल्कुल उसके खिलाफ है। ये कांग्रेस के कुछ लोग और बोल रहे हैं, और भी जो फ्रीडम फाइटर्स है और भी जो लोग प्रमुख समाज विचारक है वे भी कुछ और बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब भिन्न बातें हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें ऐसी थी जिसके बारे में सभी लोग एक मत थे, मतलब सभी लोग एग्री थे कि हाँ ये तो होना ही चाहिए। क्लियर। यट का मतलब कि यद्यपि सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। ठीक है। एज फार बैक एज इन 1928 में क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू जानते हैं आप, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, और 8 और कांग्रेस के जो लीडर्स थे, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, उन्होंने संविधान की एक प्रारंभिक रूपरेखा का निर्माण किया कि संविधान का प्रारंभिक रूपरेखा ये होनी चाहिए। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से एक संविधान लिखा, उनके संविधान के बारे में जो आइडियाज थे उन्होंने उसको राइट डाउन किया। क्लियर। फिर क्या हुआ, इन 1931 द रिजोल्यूशंस एट कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। अब जो 1928 के अंदर नेहरू जी ने इस बेसिक रूल्स को, मतलब उनके हिसाब से एक संविधान का जो प्रारूप था उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने कराची के अंदर जो नेशनल कांग्रेस का अखिल भारतीय जो नेशनल कांग्रेस थी उसका अधिवेशन हुआ था, उसकी मीटिंग हुई थी कराची के अंदर, क्योंकि कराची उसमें भारत का ही हिस्सा था, पार्टीशन तो बाद में हुआ ना। तो कराची के अंदर जो है वो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, वहां पर नेहरू जी ने अपनी 1928 वाली संविधान की रूपरेखा को रखा सब लोगों के सामने, क्योंकि सभी लीडर्स बड़े बड़े वहां पर आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी रूपरेखा को रखा। The resolutions of the Karachi sessions of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like, कि भारत का संविधान किस तरह का होना चाहिए। इसकी जो रूपरेखा थी जो नेहरू जी ने बनाई थी वो उन्होंने लाहौर के अधिवेशन में रख दी, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था, उस समय एक ही राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है। Both these documents were committed to this inclusions of the universal। अब इन दोनों ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स थे वर कमिटेड टू दिस कंक्लूजन, इस कंक्लूजन तक पहुंचे, इस निष्कर्ष तक पहुंचे ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, कि एक तो वयस्क मताधिकार होना चाहिए। ठीक है। एडल्ट वोट, वयस्क मताधिकार होना चाहिए, एंड राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, इक्वलिटी मतलब समानता होनी चाहिए, और राइट टू फ्रीडम मतलब आजादी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी के जो लोग माइनॉरिटी में हैं, जो इन लोगों की संख्या कम है, उन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, जिन लोगों की संख्या कम है जो माइनॉरिटी में है उन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग the right of the minorities in the constitutions of independent India, आजाद भारत के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है। thus इस तरह से some basic values were accepted by all leaders, इस तरह से कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो सभी लीडर्स के द्वारा जो है वो एक्सेप्ट करी गई। By all leaders much before the Constituent Assembly meet to deliberate on the constitutions, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान का निर्माण कर रही थी उससे पहले ही कई सारे लीडर्स ने कुछ चीजों पर वे क्या हो गए थे, उन्होंने कुछ चीजों को एडॉप्ट कर लिया था, कुछ चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो एक प्रारंभिक रूपरेखा तैयार
हो गई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आजादी के बाद में इस तरीके से दिखेगा, ये उसकी आधारभूत चीजें होगी और ये चीज होनी ही चाहिए। यहां तक आज पढ़ेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में।